Hello everyone, welcome back to your own study platform Concept Corridor and I'm your mentor Yogita Dhami. So आज हम करने वाले हैं आपके social science को simplify by solving all the questions given in chapter number 2 for class 8 science, that is reshaping India's political map. बेटा 40 पेजेस का मैसिव चैप्टर है. इसका वन शॉट बनाने में मुझे 2 घंटे ज़्यादा लग गए थे, राइट? लेकिन 2 घंटे लगे बट सारी की सारी डिटेल हमने उस वीडियो में कवर करी है जो कि आपको फुल मार्क्स अटेन करने के लिए चाहिए. सो अगर मिस कर दिया है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पक्का जाके उसको देख लेना एंड देन कम फॉर दीज क्वेश्चंस, राइट? और यहाँ पर हम इन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करते हैं? We discuss the answer and try to find out the perfect answer that is required for 2 marker, 3 marker or 5 marker so that you can get the full marks. ठीक है? So pay attention. चलो start करते हैं with the first question given in page number 26. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? Let's explore में. Looking at the figure 2.6, ये वाला फिगर है. Why do you think अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के थे, ये द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट? सो अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर. भाई अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सैनी यानी सेकेंड अलेक्जेंडर क्यों बोलता था? क्यों बोलता होगा बताओ? भाई अलेक्जेंडर अपने आप में द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अगर अपने टाइम पे अलेक्जेंडर ग्रेटेस्ट कॉन्करर था और अभी ये खुद को कंपेयर कर रहा है तो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आज के टाइम पे मैं वही अलेक्जेंडर हूं जो कि पूरे विश्व पे जीत हासिल कर लेगा. So basically it is a political agenda you can say, and to inculcate the fear among the subject. जो भी लोग हैं आसपास वो उससे डरे, भाई ये तो सेकंड अलेक्जेंडर है, ऐसे, राइट? देखो आंसर कैसे लिखोगे प्रॉपरली इसका. ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड नो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. ठीक है? Alexander the Great was one of the history's most famous conqueror, right? So by calling himself the second Alexander, Alauddin Khilji connected himself to the most admired warrior king in the history. है ना? सीधे उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया. Now this was his way of asserting his military greatness, ambition and dominance. है ना? अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोलते ही उसने क्या बताया कि मैं पूरे वर्ल्ड विश्व पे अभी जीत हासिल करने वाला हूं, यानी मैं अभी आ रहा हूं अटैक करने, राइट? सो मिलिट्री ग्रेटनेस, एम्बिशन क्या है कि मैं अभी और टेरिटरी को फैलाऊंगा, एंड डोमिनेंस, राइट? नेक्स्ट, दिस मे बी अ वे टू इंस्पायर द फियर इन एनिमीज, गेन रेस्पेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट. क्लियर? अब बेटा मेन पॉइंट ये है, ये पॉइंट मत कंसिडर करके आ जाना. पता पड़ा ये तो लिख के आ गए और बोलो मैम ने बोला 2 ही पॉइंट लिखना. मेन पॉइंट आर दीज. ठीक है? चलो चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 26. What kind of resources do you think were needed to maintain an army and wage war in those days? Okay. Discuss and group the various type of expenditure involved, from weapons or food for soldier to animals used in warfare, road constructions. Okay. भाई पूछा हुआ है कि पहले के टाइम पे, यानी जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ी या फिर जो हमने मुगल एम्पायर पढ़ा, तो उस टाइम पे जो ये वॉरफेयर होता था इतना, है ना, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकता होगा, है ना? कैसे इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करते होंगे, राइट? सो यू नीड टू डिस्कस दिस इन ग्रुप. अब यहाँ ग्रुप तो नहीं है तो मेरे साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना? चलो. सो बेटा यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? सबसे पहले अगर आपको लड़ाई पे जाना है तो वेपन तो चाहिए, राइट? द मेन रिसोर्स इज वेपन, राइट? सो यू नीड वेपन हेयर. उसके बाद उस टाइम पे हाथी घोड़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, सो यू नीड एलिफेंट, यू नीड हॉर्सेस. क्लियर? उसके बाद और क्या हो सकता है? अगर आपके पास इतने सोल्जर हैं तो उनके आप सैलरी भी तो दोगे, सो वेजेस ऑफ द सोल्जर, राइट? अब इतनी आर्मी लेके आप इतने महीनों तक लड़ाई पे जाते थे तो उनका खाना पानी भी तो चाहिए. यस, सो फूड फॉर एनिमल्स एज वेल एज सोल्जर. उसके बाद इतनी दूर दूर जाते होंगे तो जाते कैसे होंगे? रोड भी तो चाहिए, राइट? सो रोड कंस्ट्रक्शन. फिर इतना सारा सामान लेके जाते होंगे तो सबको सोल्जर तो नहीं उठा के लेके जा सकते ना, सोल्जर तो वैसे ही थक जाएंगे, तो उसके बाद लेबर भी चाहिए होंगे, है ना? सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स आई थिंक वी कैन राइट हियर इन दिस क्वेश्चन. क्लियर? देखो प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे? पहली बात वेपन, ये तो मैंडेटरी है, राइट? वेपन. सो स्वॉर्ड, स्पीयर्स, बो, एरो, कुछ भी 3-4 यहाँ पे लिख लेना, राइट? उसके अलावा अच्छा, ये स्वॉर्ड, स्पीयर, बो पहले के टाइम पे, बाद में पिक्चर में क्या आया था? बाद में आ गए थे कैनन एंड गन पाउडर ऑल्सो, तो वो भी यहाँ मेंशन कर देना. एनिमल में आ गए तो वॉर एलिफेंट है, हॉर्स है, कैमल्स हैं. सोल्जर्स वेजेस एंड मेंटेनेंस चाहिए, राइट? उसके बाद फूड सप्लाई चाहिए दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए भी और सोल्जर्स के लिए भी. इसके बाद रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना है. इसके बाद मेडिकल सपोर्ट, ओ यस, मेडिकल सपोर्ट भी तो चाहिए.
अगर कोई किसी को लग गई है ना, घायल हो गया, तो ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए. सो मेडिकल सपोर्ट, बेसिक ट्रीटमेंट फॉर द वुंडेड सोल्जर्स, राइट. एंड नेक्स्ट, स्लेव लेबर फॉर लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन. अंडरस्टूड. सो दीज आर द बेसिक नीड्स टू मेंटेन द प्रॉपर आर्मी दैट टाइम. क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 29. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक्स द मुस्तूरी नायक्स द तेलुगु चीफ्टन. बेटा तेलुगु चीफ्टन मुस्तूरी नायक क्या कहते हैं इन्होंने तुगलक की आर्मी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाया था. कब दिखाया था? 1330 से 36 के बीच में, इन 6 सालों में, राइट. और स्पेशलिटी क्या है? ये जो मुस्तूरी नायक्स थे, इन्होंने आसपास के जो 75 से ज़्यादा दूसरे चीफ्टन्स थे उनको अपने प्लान में इकट्ठा किया, उनसे कोऑर्डिनेट करा और मिल के सब ने जो तुगलक की आर्मी थी उसको वारंगल से भगाया था, राइट. वारंगल जो कि आज तेलंगाना है. ठीक है. अब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स दोज डेज. बेटा उस टाइम पे 75 लीडर्स को इकट्ठा करना और अपने प्लान का हिस्सा बनाना क्या इजी रहा होगा? ऑफ कोर्स नॉट. द बेसिक जो उस टाइम पे जो डिफिकल्टी है, कम्युनिकेशन. भाई आजकल तो फोन घुमाया, बात कर ली, है ना, पूरे दिन भर चलो बात ही करते रहे. उस टाइम पे तो एक मैसेज पहुंचाने के लिए महीनों महीनों लग जाते थे. अब मान लो पास भी होंगे तब भी हफ्ते तो लग जाते होंगे. सो एक मैसेज गया, उसने नहीं बोला, फिर दोबारा कुछ समझाया. सो कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट. उसके अलावा भाई उस टाइम के चीफ्टन लीडर, हर लीडर की अपनी ईगो, तो अपनी उनकी ईगो को सेटिस्फाई करके उनको अपने प्लान को समझाना और उसमें इंक्लूड करना, अगेन अ ह्यूज टास्क, राइट. और क्या हो सकता है बेटा? उस टाइम पे जो तुगलक की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी, है ना. तो कई सारे वहाँ पे धोखेबाज भी होते थे, यस, जो घर के भेदी होते हैं. तो 75 लीडर्स हैं, इनमें से कोई भी डिच कर सकता था कभी भी. तो सबको प्लान में हिस्सा बनाना, उनका विश्वास लेना, अगेन अ वेरी ह्यूज टास्क. ठीक है. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन हियर. देखो, नो इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बेटा यहाँ पे जितने भी मैं आंसर देती हूँ ना, आपको पॉइंट्स में देती हूँ सो दैट याद करना आसान हो. इट्स अप टू यू, यू कैन राइट डाउन इन द पैराग्राफ फॉर्म ऑल्सो. क्लियर? देखो, so no, it would have been extremely difficult. Each chieftain would have their own ambitions, rivalries and interest. सबके अपने अपने वो हैं, लॉजिक है, एम्बिशन है, राइवलरीज हैं, है ना. सबका अपना इंटरेस्ट है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए. गॉट इट? नाउ गेटिंग 75 independent leaders to agree on a common cause, unite under one leadership, share resources and coordinate the military strategy, वो भी without communication, without the modern communication, would have required exceptional diplomatic skill and the charm. है ना, हर किसी के पास की बात नहीं होती. कोई ऐसा पर्सन जिसको हर कोई पसंद करे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्म तो होगा, राइट. सो पर्सनल चैरिज्मा एंड वेरी पावरफुल शेयर्ड मोटिवेशन. भाई सबसे मेन चीज क्या है? सबका मोटिवेशन सेम होना चाहिए. सबको ये लगना चाहिए कि हमें आज़ादी चाहिए इस तुगलक से, राइट. सो शेयर्ड मोटिवेशन, प्रॉपर डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड द पर्सनल चेरिज्मा, ये चाहिए किसी भी चीफ्टन में कि टू रैली 75 प्लस मोर लीडर्स, राइट. सो इट इज अ रिमार्केबल फीट इन द पॉलिटिकल लीडरशिप. क्लियर? सो दिस वे यू कैन राइट डाउन इट्स आंसर. 2 मार्क्स का पूरा रेडीमेड आंसर है ये. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो अगेन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 31. Why do you think such locations were chosen for many medieval forts? Okay. ये कौन से फोर्ट की बात हो रही है? ये कुंभलगढ़ फोर्ट की बात हो रही है. किसने बनाया था? किसने बनाया था? राणा कुंभा ने, है ना. और क्या खास बात है यहाँ पर? 36 किलोमीटर की कंटिन्यूअस लॉन्ग वॉल, है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट. चलो, सो व्हाई डू यू थिंक सच लोकेशन वर चोजन फॉर मेनी ऑफ द मेडिवल फोर्ट्स? डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स. भाई प्रोज तो बड़े आसान है. क्यों उन्होंने अरावली की पहाड़ियों पर ऊपर जाके उतना बड़ा फोर्ट बनाया, फिर उतनी बड़ी वॉल भी बना दी? क्यों बनाया था? बिकॉज भाई पहाड़ी के टॉप पे, राइट, तो नीचे से आर्मी को ऊपर जाना पड़ेगा, तो जो ऊपर बैठे हैं ऑलरेडी उनको दूर दूर तक दिखाई देगा कि कौन उनके पास आ रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी टू चेक आउट द आर्मी, द इन्वेडिंग आर्मी यानी एनिमी, राइट. उसके अलावा भाई वो टॉप पे हैं तो नीचे तो खाई है ना. सो अगेन जो इन्वेडिंग आर्मी आ रही है उसके लिए वहां तक जाना, राइट, उस फोर्ट के अंदर घुसना वो बड़ा डिफिकल्ट है. तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन उनको बेनिफिट देती है. क्लियर? उसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ? बेटा वहां पर अगर आप हो तो वहां से अटैक करना ही बड़ा आसान
है ना, क्योंकि आपको हाइट मिली है तो आपको प्रिसाइज लोकेशन दिख रही है, वहां से अटैक बड़े इजीली कर सकते हो। सो ये कुछ प्रोज हैं। अब कॉन्स क्या हैं बेटा? कॉन सबसे बड़ा तो ये है कि जब बनाया होगा तब कितनी आफत आई होगी, है ना। उतनी पहाड़ी पे जाके उतने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ऊपर लेके जाना, वो बनाना, इट्स अ ह्यूज टास्क। यस, उसके अलावा जो डेली नीड की ज़रूरतें हैं, जो नॉर्मल पीपल वहाँ रह रहे हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए, डेली का पानी चाहिए, खाना चाहिए, राइट, उसको लेके जाना, यानी लॉजिस्टिक में कितना ज़्यादा वहाँ पर अगेन परेशानी है ना। सो ऐसे कुछ बेसिक यहाँ पर कॉन्स हो सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखोगे? देखो, पहले प्रोज लिख लो। सो हाई एलिवेशन, क्योंकि ऊंचा है, सो हाई एलिवेशन गेव अ क्लियर व्यू ऑफ द अप्रोचिंग एनिमीज, राइट। नेक्स्ट, स्टीप स्लोप, क्या होगा स्टीप स्लोप से? डायरेक्ट अटैक बहुत मुश्किल है, आर्मी ऐसे दौड़ के सीधे अंदर किले में नहीं घुस सकती, सो डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइडेड नेचुरल कवर, अब भाई आसपास अगर फॉरेस्ट है तो वो नेचुरल कवर है, छुप सकते हैं वहां पर लोग, है, छुप के अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, नैरो पासेस कुड बी डिफेंडेड बाय स्मॉल फोर्सेस अगेंस्ट द लार्ज एनिमीज, अगर हिल के टॉप पे आपका फोर्ट है तो रास्ता तो बहुत हाईवे जैसा बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे होते हैं वहां पर, राइट। तो अगर नैरो पाथ है तो वहां पर लार्ज एनिमीज को रोकना बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कॉन्स पे। भाई डिफिकल्ट टू गेट द सप्लाई स्पेशली ड्यूरिंग द लॉन्ग सीज। अच्छा, अकबर का सीज याद है, अकबर ने सीज किया था, राइट। तो वैसे ही अगर सीज कभी हो जाए, है ना, 4-5 महीने तक कोई बाहर एनिमी तंबू गाड़ के बैठ जाए, तो उस टाइम पे सामान अंदर लेके जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, हार्श कंडीशन फॉर दोज लिविंग इनसाइड, जो लोग अंदर रह रहे हैं बेचारे, उनके डेली नीड की जरूरत है, बड़ी मुश्किल है, तो हार्श कंडीशन। लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड विद फोर्टिफाइड एरिया, राइट। अब बेटा हिली एरिया में आप रह रहे हो तो हिली एरिया में वैसे भी एग्रीकल्चर लेस होता है कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्लेन लैंड, ये बहुत नोन फैक्ट है ना। तो एग्रीकल्चर अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन फॉर नॉर्मल पीपल, वहां पे कंडीशन ही इतनी डिफिकल्ट होती है, बार बार ऊपर जाना नीचे आना, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्स पॉइंट, ठीक है। अगेन परफेक्ट आंसर फॉर योर नोटबुक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, पेज नंबर 32, क्या दिया हुआ यहाँ पर? Have you ever noticed the term पति in titles like गजापति? पति means lord and master। वैसे पति वर्ड तो बहुत सुना ही होगा आपने, कॉमन ही है ना। हम इंडिया में हस्बैंड को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है ये जो पति वर्ड है, ये डिफरेंट जो एम्पायर थे वहां पर यूज होते थे, है ना। जैसे गजापति, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे बोलते थे। तो ये क्यों वर्ड वो यूज करते थे, है ना, वो किस टाइप की पावर को सिंबलाइज करते थे? देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर द विजयनगर किंग्स, विजयनगर किंग अपने आप को क्या बोलते थे? नरपति, वैसे नारापति लिखा हुआ है, नरपति। उसके बाद बहमानी सुल्तनत वाले क्या बोलते थे? अश्वपति। मराठा रूलर्स अपने आप को छत्रपति, है ना। सो ईच टाइटल रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप एंड पावर। नाउ कैन यू गेस व्हाट दीज 3 टर्म्स माइट मीन? बस आपको इनको क्या करना है, इनको ब्रेक करके बताना है क्या मतलब है, संधि विच्छेद करना है बेसिकली हिंदी का, है ना। देखो, सो भाई नरपति, नर का मतलब मैन एंड पति मतलब लॉर्ड, सो लॉर्ड ऑफ मेन यानी लॉर्ड ऑफ द पीपल, राइट। कहाँ था नरपति? विजयनगर एम्पायर में, है ना। इसके बाद बहमानी सुंदरत वाले क्या बोलते थे? अश्वपति। अश्व मतलब हॉर्स एंड पति मतलब लॉर्ड। सो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग द कैवलरी डोमिनेंस, यानी जो लड़ाई होती है, जो घुड़सवार घोड़े पे बैठ के लड़ाई करने जाते हैं ना, सो बेसिकली बता रहे हैं कि मिलिट्री डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं छत्रपति। छत्र का मतलब होता है छाता, लेकिन यहाँ छाता नहीं है, यहाँ है रॉयल अम्ब्रेला, ठीक है। तो पहले के टाइम पे रॉयल अम्ब्रेला किसके पास होती थी? द अल्टीमेट रूलर के पास। सो छत्रपति मतलब रॉयल अम्ब्रेला का लॉर्ड, जिसके सर पे रॉयल अम्ब्रेला हो, राइट। सो बेसिकली द सोवरन रूलर, पूरे एरिया का एकमात्र राजा, ठीक है। चलो अगेन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 35। ये पैनल के बारे में क्वेश्चन है जो कि विट्ठल टेम्पल से है। बेटा विट्ठल टेम्पल के बारे में एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। वन शॉट में मैंने बताया भी था। कितने लोगों को पता है? जल्दी बताओ, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट में आंसर बताओ कि विट्ठल टेम्पल में क्या यूनिक था। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। क्या यूनिक था? मोनोलिथिक पिलर्स, एक ही स्टोन से बने हुए पिलर जिसमें कार्विंग हो रखी थी, है ना। और उन पिलर्स में जो छोटे छोटे पैनल्स थे, छोटे छोटे स्मॉल कॉलम्स थे, उनमें से आवाज भी आती है कौन सी? म्यूजिकल नोट्स की। क्लियर? चलो अभी यहाँ पर इस पैनल पे आ जाते हैं। व्हाट एलिमेंट्स डू यू ऑब्जर्व? इस पैनल में क्या क्या दिख रहा है आपको, पहले वो बताओ। व्हाट डू दे टेल अबाउट द लाइफ देन? ओके बेटा,
पहले तो क्या क्या दिख रहा है वो तो बहुत ईजी है, जो जो दिख रहा है आप वो लिख सकते हो ना। व्हाट डू दे टेल अबाउट द लाइफ देन? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ये पैनल, कोई भी आर्टिस्टिक पैनल उस टाइम की लाइफ के बारे में क्या दिखा रहा है, तो एक पॉइंट तो फिक्स कर लो, ग्रेट आर्टिशियन, राइट, एंड आर्ट वॉज फ्लरिशिंग। भाई किसी भी एम्पायर में बहुत अच्छा आर्टिशियन होंगे तभी तो ये बना होगा इतना सुंदर पैनल, राइट, और किंग ने सपोर्ट भी किया होगा, इजंट इट? सो आर्ट वॉज फ्लरिशिंग, कभी गलत होगा ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, पहले इसका आंसर देखते हैं। क्या क्या दिख रहा है भाई आपको? यहाँ पर आपको एलिफेंट दिख रहे हैं, कैमल हैं, हॉर्स हैं, हॉर्स पे लोग जाके उनके हाथ में स्वॉर्ड भी है तो लड़ाई पे जा रहे हैं। सो वॉरफेयर इज वेरी कॉमन, पता पड़ रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पर पीपल हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड, यानी पैदल चल रहे हैं, अगेन वॉरफेयर पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको स्टैचूज दिख रहे हैं, नॉट स्टैचूज, कुछ ऐसे फिगर्स दिख रहे हैं जो डांसिंग पोज में है, राइट। सो कल्चर वॉज फ्लरिशिंग, राइट। सो डेली लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे और दिख रही हैं। उसके अलावा वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, कार्व्ड पैनल शोज द वॉरियर्स विद द वेपन्स, स्वॉर्ड, शील्ड है, एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, वॉरफेयर दिख रहा है, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डेली एंड कोर्टली लाइफ, राइट। अब ये सब चीजें क्या बता रही हैं आपको उस टाइम के बारे में? फर्स्ट, वॉरफेयर वॉज सेंट्रल, राइट, वॉरफेयर वॉज सेंट्रल टू दिस एरा विद cavalry and elephants playing the key role. Clear? Next, animal were economically and militarily important. मिलिट्री यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई एनिमल, उसके अलावा इकोनॉमिकली भी, है ना, कोई सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना है तो हो सकता है यूज होता हो। नेक्स्ट, कोर्ट लाइफ वॉज एलेबरेट विद सेरेमनीज एंड अदर आर्ट फॉर्म। डांसिंग में दिख रहे हैं तो यानी कोर्ट लाइफ बड़ी अच्छी चलती होगी उस टाइम पे। आर्टिशियन वर हाईली स्किल्ड, देखो आ गया ना, पैनल बना है तो आर्टिशियन वर हाईली स्किल्ड, राइट, एबल टू कैप्चर द डिटेल्ड सीन इन वन स्टोन, great, and the Vijayanagar period valued both martial stunning and the artistic excellence. Am I clear? So this way you can write down your answer. ज़्यादा पॉइंट नहीं है, as it is लिख सकते हो, ठीक है। अगेन स्क्रीनशॉट के लिए हट गई मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। What strikes you in बाबर्स impression of India discuss in groups? बेटा ये क्वेश्चन है बाबरनामा के बाद। बाबर ने बाबरनामा अपनी बायोग्राफी लिखी थी ना, क्या लिखा था उसमें, क्या क्या मेंशन किया था? द मेन थिंग, he was remembering his own home town। कहाँ था वो? सेंट्रल एशिया में, है ना, तो अपने होमलैंड को बहुत मिस करता था। उसको इंडिया इतना पसंद नहीं आता था, इंडिया में ज़्यादा चार्म नहीं है, ऐसा लिखा था उसने। लेकिन तब भी उसने डिसाइड किया कि यहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वेल्थ, राइट, तो यहाँ पे इतना जो सोना चांदी है, वेल्थ है, उसको देख के। यस, उसके अलावा उसने वहाँ पर जो ट्रीज हैं उसके बारे में मेंशन किया था। क्लियर? तो क्या स्ट्राइकिंग लग रहा है आपको यहाँ पर? बेटा स्ट्राइकिंग लग रहा है उसकी ऑनेस्टी। ही नेवर वॉन्टेड टू स्टे इन इंडिया, उसको इतना पसंद नहीं आ रहा था लेकिन तब भी रुका। उसको मेन जगह चाहिए थी अपनी वाली, सेंट्रल एशिया वाली, राइट। उसके अलावा ये उसका डुअल बिहेवियर भी तो दिखाता है। बाबर कितना ब्रूटल था, है ना, वो अपने जो स्कल का पिरामिड बना के उसको हैबिट थी कि वो छोड़ देता था लोगों को में डर फैलाने के लिए, राइट। सो दैट शोज द ब्रूटिलिटी। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से वो नेचर से कनेक्टेड है तो ये दूसरा ही साइड दिखा रहा है। हमारे क्लियर? आंसर कैसे लिखोगे? देखो, बाबर्स ऑटोग्राफी रिवील्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है भाई कॉन्ट्राडिक्शन? ही फाउंड इंडिया लैकिंग इन पर्सनल चार्म। इंडिया में कोई उसको इतना अच्छा चार्म मिल नहीं रहा था, राइट। ही वॉज मिसिंग सेंट्रल एशियन लैंडस्केप, जो कि उसका खुद का अपना था। खुद का अपना मतलब इट वॉज हिज होम टाउन। नाउ येट एक्नॉलेज्ड इट्स एनॉर्मस वेल्थ, स्किल्ड आर्टिशन एंड ह्यूज पॉपुलेशन, है ना। तो ये कुछ रीजन थे जिससे कि वो इंडिया में रुका। उसके अलावा what strikes us most in his is his honesty. He admits that India was not his first choice, yet he chose to stay because of its riches, है ना। इंडिया उसकी पहली चॉइस नहीं थी लेकिन रुका क्यों? क्योंकि इंडिया रिच थी। क्लियर? आगे देखो, it also reveals Babur as complex person, brutal as conqueror and yet capable of careful and observant writing. ठीक है। सो अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सो इसको थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो एंड दीज 2 पॉइंट्स आर परफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिवन इन पेज नंबर 40। Why do you think Akbar employed different strategies to expand his empire while the earlier rulers of Delhi relied mostly on military might? बेटा आपने पूरे चैप्टर में देखा था सिर्फ अकबर ऐसा था जिसने मैरिज अलायंस करी, है ना, जिसने दूसरे लोगों को अपने कोर्ट में पोजीशन दी, हाई पोजीशन दी, है ना, सुलह कुल। उसके अलावा उसने जिजिया एबॉलिश किया। तो ये अलग अलग उसने क्या करे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाया अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए।
जबकि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। बाकी सबने सिर्फ किस पे भरोसा किया? मिलिट्री माइट पे। ना बताओ क्यों ऐसा कि अकबर ने दूसरी स्ट्रैटेजीज को अपनाया? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अकबर ज़्यादा स्मार्ट होगा, है ना। उसको पता पड़ गया होगा भाई इतनी इंडिया की बड़ी ज्योग्राफी, इतने बड़े एरिया पे अगर आपको जीत हासिल करनी है तो सिर्फ बाय फोर्स नहीं हो सकता, है ना। सो बाय फोर्स एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस बिग ज्योग्राफी, सो मे बी दैट्स वाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उसने बाकी जब धीरे धीरे दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने कोर्ट में पोजीशन दी तो वो इंटरैक्ट करता था, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल था। दो ही वॉज इलिटरेट लेकिन वो डिस्कशन करता था, है ना। तो हो सकता है उससे उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया हो, है ना। माइंड ब्रॉड हो गया मतलब थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स। देखो कैसे लिखोगे आंसर। Akbar must have realized that vast, diverse empire could not be held together by fear alone. सिर्फ डरा के आप ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना, सबको एक साथ नहीं रख सकते हो। So he understood that long-term stability require consent, not the conquest. सिर्फ कॉन्क्वेस्ट यानी जीत हासिल करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ कंसेंट भी चाहिए, यानी बाकी लोग खुद माने कि यस आप ही हैं जो एम्परर हैं, है ना। So he used a combination of approaches like marriage alliance, abolishing jizya, sulekul, है ना। So this all you can write down here. So पहला point हो गया। Next, he also grew personally as a ruler. कैसे grew personally as a ruler? Because moving from early brutality to later tolerance, possibly influenced by the scholars, the Sufis, and his own reflections. क्लियर। सो ये दो रीजन हो सकते हैं कि क्यों अकबर ने दूसरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था, ठीक है। इजी है आंसर बता। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 40। कंपेयर द मैप्स फिगर 2.3, 2.12, 2.16। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस? व्हाट इज रीशेपिंग दैट हैज अकर्ड? बेटा पूरे चैप्टर में देयर आर 3 मेन मैप्स। पहला वाला मैप आपको बताता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, दूसरा मैप सदर्न साइड जो विजयनगर एम्पायर था बेसिकली उसके बारे में, एंड द थर्ड वन इज शोइंग ऑल अबाउट द मुगल्स, ठीक है। इनको कंपेयर करना है और बताना है कि रीशेपिंग कैसे हुई, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले वाले के साथ, दिस वन। ये मैप फर्स्ट मैप है 2.3 वाला। क्या बता रहा है यहाँ पर? बेटा ये मैप बता रहा है कि कैसे एक पूरे सुल्तान के अंदर, जो कि कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसके अंदर पूरा ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ गया था, है ना, एक ही रूलर के अंदर में। उसके अलावा ये बता रहा है आपको ईस्टर्न गंगा किंगडम कैसे कंटिन्यूस इंडिपेंडेंट रहा ये अंडर रूलर नरसिम्हादेव वन। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये क्या है? होयसाला किंगडम। पढ़ा था ये सारा। सो इस पूरे मैप से हमें क्या क्या पता पड़ा? दिल्ली सल्तनत डोमिनेटिंग ड्यूरिंग द तुगलक्स, उसके बाद कैसे वो ड्रामेटिकली श्रिंक हो गई टिल लोधीज। लोधी के टाइम पे सिर्फ इतना सा रह गया था, है ना, तो ये भी पता पड़ा। ईस्टर्न गंगा किंगडम एंड होयसाला किंगडम के बारे में देखा, और इंडिपेंडेंट साउथ एंड ईस्ट, ये हमको मैप दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ये वाला। बेटा ये है साउथ साइड का प्रॉपर प्रोजेक्टिंग मैप। यहाँ पर बेसिकली आपको फोकस करना है विजयनगर एम्पायर पे, जिसकी जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, है ना। और आगे जाके जब कृष्णदेवराय यहाँ पे किंग बने तो कैसे ये एकदम एक्सपैंड हुआ, राइट। सो सबसे ज्यादा फ्लरिश कब हुआ था? कृष्णदेवराय के टाइम पे। उसके अलावा फोकस करना है ये 5 फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ बमानी सल्तनत। क्या नाम था इनका? कैसे याद करना बताया था मैंने? अम्मा बीजापुर का गोला बेकार बिदार, है ना। सो अहमदनगर, अम्मा इज अहमदनगर एंड बीजापुर तो पता ही है। गोलकोंडा इज गोला, बिरार इज बेकार एंड बिदार। तो ऐसे याद कर सकते हो, राइट। तो यहां पर हमें क्या पता पड़ा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, फ्रेगमेंटेड पार्ट। यहां पर आपको ये वाला क्या था? दिस इज द गजापति किंगडम, राइट, टुवर्ड्स द ईस्ट। सो विजयनगर पीरियड दिखा रहा है ये। विजयनगर एम्पायर डोमिनेंट इन साउथ, बवानी सल्तनत इन डकेन जो कि फ्रेगमेंटेड है, एंड गजापति किंगडम इन द ईस्ट, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट वन, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है? ये पूरा का पूरा आपको दिखा रहा है मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर कैसे अकबर के टाइम पे कहाँ तक था? ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसको औरंगजेब ने कितना एक्सपैंड कर दिया। जितनी भी आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है सारा का सारा क्या है? ये पूरा का पूरा औरंगजेब के अंडर में है ना। इसके अलावा आपको दिख रहे छोटे छोटे दूसरे पीस, ये क्या है? अ होम किंगडम, राइट। उसके अलावा ये क्या है? क्या है ये है आपका राजपूत, और ये क्या है? ये है आपका सिख एम्पायर, ठीक है। सो इस पूरे मैप में पता पड़ रहा है भाई था भले ही मुगल एम्पायर, लेकिन स्टिल ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस रेजिस्ट कर रहे थे।
पूरी तरह से अपने अंडर में नहीं ले पाया था ये क्या मुगल एम्पायर, ठीक है। सो मुगल एम्पायर कवर्स मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बाय औरंगजेब टाइम। राजपूत टेरिटरी, अहोम किंगडम एंड सिख एम्पायर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली और सेमी इंडिपेंडेंट पॉकेट्स इन बिटवीन, राइट। अब आ जाते हैं रीशेपिंग। भाई रीशेपिंग कैसे हुई? हमने देखा कैसे ड्रामेटिकली नदन पावर शिफ्टेड फ्रॉम सुल्तान्स टू मुगल्स। तो सल्तनत से मुगल तक की जर्नी हमने देखी यहाँ पर, नदन पार्ट में स्पेशली। सदर्न पार्ट में कैसे होयसाला जो था वो किसके अंडर में आ गया? विजयनगर अंपायर के अंडर में आ गया, राइट। और विजयनगर अंपायर आ गया बाद में डेक्कन सल्तनत के अंडर में। उसके बाद न्यू रीजनल फोर्सेस लाइक राजपूत, अहोम, सिख कॉन्स्टेंटली ट्राई टू पुश अवे दीज ऑल पावर्स, राइट। तो हमें क्या पता पड़ा? नो सिंगल एम्पायर एवर फुली कंट्रोल्ड द फुल इंडिया। क्लियर? ये है स्ट्राइकिंग फीचर यहाँ का। अंडरस्टूड? चलो चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 43। वी सॉ दैट दिल्ली सुल्तान्स एवरेज राइन लास्टेड अबाउट 9 years। हमने पढ़ा था जो सल्तनत टाइम था उस टाइम पे एक सुल्तान का टाइम कितना होता था? ऑलमोस्ट 9 year। उसके बाद नेक्स्ट आगे मार काट करके अपना उस गद्दी को ले लेता था, है ना। सक्सेशन बड़ा वायलेंट था। नेक्स्ट, दिस फिगर बिकम्स 27 year इन केस ऑफ मुगल्स। मुगल एम्पायर के टाइम पे 27 year का जो है वो राइन का टाइम हो गया, है ना, टिल औरंगजेब। लेकिन उसके बाद वो जाके 16 years तक फिर नीचे चला गया। नाउ कंसिडर ऑल मुगल रूलर्स अप टू द एंड ऑफ द एम्पायर इन 19th century। व्हाट डू यू थिंक मेक ऑफ दीज नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ राइन? बेटा आप क्या इससे कंक्लूड कर सकते हो? क्या कर सकते हो बताओ? पता पड़ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 9 ही साल का अगर टाइम है आपका राइन का, सो इसका मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पता नहीं कब कौन आगे मार काट करके बस हमें गायब कर दे यहाँ से और खुद आ जाए, है ना। सो बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कब? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। धीरे धीरे जाके जब वो ये मुगल एम्पायर आए तो स्टेबिलिटी बढ़ी, राइट। स्टेबिलिटी काफी बढ़ी यहाँ पर टिल औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बाद पता पड़ रहा है कि 16 years फिर से हो गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लग गया। क्लियर? आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, द वेरी शॉर्ट एवरेज राइन ऑफ दिल्ली सल्तनत 9 years, so tells us about the political instability of that time. सल्तनत वर अनस्टेबल एंड सक्सेशन वाज वायलेंट, है ना। अब आते हैं मुगल पे। So the longer Mughal reign, that is 27 years of early rulers, suggests that Mughals had a more stable system of succession and governance, at least initially. Initial time पर तो भाई stable ही था, है ना। आगे चलते हैं। Now decline after Aurangzeb, ये क्या बता रहा है? Average dropping of 16 years across the Mughal rulers reflect the growing instability of the later empire. आप weakening of the later empire भी लिख सकते हो। क्लियर? आगे देखो। सो ओवरऑल क्या पता पड़ रहा है? Overall, these numbers shows the political power in this period were deeply fragile and personal survival was uncertain even for the rulers. Rulers का भी अता पता नहीं है कब टपक जाएं, है ना। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 45। In his last letters to two of his sons, Aurangzeb wrote, "I came alone and am going away alone. I know not who I am and what I have been doing. I have not done well for the country and for the people, and the future there is no hope. I was helpless in life and I am departing helpless." कितना सैडेस्ट टाइप का लेटर दिख रहा है ना। पता पड़ रहा है कितना रिग्रेट वो कर रहा है। यस अब देखो आगे। What do you these words tell us about Aurangzeb? How do you feel about them? भाई फील तो बड़ा सैडेस्ट वाला फील हो रहा है ना। पढ़ के पता पड़ा कितना सैड सा लेटर है ये। चलो तो क्या बता रहा है भाई औरंगजेब के बारे में? बेटा ये बता रहा है, ये लाइंस बता रहे हैं कि उसको कितना रिग्रेट हो रहा था। वट एवर एक्शंस ही हैज डन इन थ्रू आउट हिज लाइफ, उससे उसको बड़ा रिग्रेट था। उसने पता किया, उसको पता पड़ गया कि मैंने कोई भी ढंग का काम किया ही नहीं। आई हैव नॉट डन गुड एनीथिंग फॉर द पीपल एंड फॉर द कंट्री, राइट। सो उसको पता है कि उसने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए हैं। क्लियर? और एक और चीज क्या पता पड़ रही है बेटा, औरंगजेब इतना पावरफुल रूलर था, ब्रूटल एंड पावरफुल, राइट। उसके अलावा बहुत ज्यादा रिलीजन को ही मानता था, सुन्नी सेक्ट का था, है ना। सो सुन्नी सेक्ट वाले जो होते हैं बड़े ऑस्ट्रोबाई लाइफ वो स्पेंड करते हैं, यानी डिसिप्लिन लाइफ वो स्पेंड करते हैं। तो इतना रिलीजियस होने के बाद भी, इतना पावरफुल किंग होने के बाद भी अल्टीमेटली वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है,
राइट। सो क्या पता पड़ता है इससे ये पता पड़ता है कि भाई कितने भी पावरफुल पोजीशन में तुम चले जाओ, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, देखो अब ये लिख के मत जाने वाली लाइन, आंसर देखो इसका। औरंगजेब फाइनल लेटर क्या है? रिटर्न टू हिज सन एज ही इज लेइंग डाउन is remarkably candid and regretful. He expressed deep uncertainty about his life's meaning, admits that he has not served anything good for his country, for people as well, right? And feels he is departing as helpless as he came. क्लियर? तो उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। नाउ दिस इज स्ट्राइकिंग बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ ही प्रोजेक्टेड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, है ना, और उसके अलावा रिलीजियस सर्टिनिटी ऑल्सो। लेकिन दीज लास्ट वर्ड सजेस्ट दैट इवन अ पावरफुल लॉन्ग राइन एम्परर कैन फील डाउट, रिग्रेट एंड एम्प्टीनेस एट द एंड। अंडरस्टूड? सो सिंपल आंसर फॉर दिस, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 45 अगेन। डिस्कस इन क्लास हाउ द पैक सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइफ। अब पहले तो ये सिस्टम कहाँ पड़ा था? ये होम्स में। क्या होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग? जो भी फिजिकली फिट यानी एबल्ड मैन होगा उस पूरी कम्युनिटी का, वो या तो सर्विस देगा यानी फिजिकल सर्विस देगा, या फिर वो मिलिट्री सर्विस देगा, राइट? तो आपको बताना है, डिस्कस कर रहे हैं दैट हाउ दिस सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइफ ऑफ द पीपल इन द अहोम किंगडम, बोथ इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड द बेनिफिट्स। सो बेसिकली प्रॉस एंड कॉन्स, एंड हेल्प द किंग टू मैनेज बोथ द आर्मीज एंड द इकोनॉमी। सो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर बेनिफिट वाला देंगे तो इसका आंसर भी अपने आप ही आ जाएगा, है ना। बेनिफिट क्या है? क्लियर? अब बताओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पैक सिस्टम? बेटा पैक सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी फिजिकली फिट पीपल हैं वो आपको सर्विस दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस एज अ लेबर, राइट? तो अगर सर्विस वो दे रहे हैं तो जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो भी बननी है कहीं पर भी उनकी हेल्प हो सकती है ना। तो ऐसे में पूरे के पूरे कम्युनिटी में पूरे सिस्टम को सस्टेन करना बड़ा ईजी है, राइट? पता है कि वो लेबर आनी ही आनी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आर्मी के कंटेक्स्ट से बात करें तो जो किंग है उसको कोई सेंट्रल आर्मी, कंटिन्यूस आर्मी को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। पता है कि जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे, आर्मी में ज्वाइन करते रहेंगे, राइट? सो एक सेंट्रल आर्मी अपने आप ही मेंटेन हो जा रही किंग के लिए। यस, एक और चीज बेटा, ये पैक सिस्टम के अगेंस्ट जो भी पर्सन आ रहा है उसको मिलता क्या था? उसको लैंड राइट्स मिलते थे, राइट? सो ये एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर दे रहा था अहोम किंगडम के लोगों को। पता था कि उनको लैंड राइट मिल जाएंगे, तो सिक्योरिटी। क्लियर? सो दीज आर द बेनिफिट्स। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? बेटे चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि अब पता नहीं उस टाइम पे करियर वाली बात होती थी नहीं होती थी, लेकिन तब भी अगर किसी पर्सन को मान लो सोल्जर एज अ मिलिट्री में नहीं जाना या फिर लेबर वाला काम नहीं करना, क्लियर, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे कांट चूज देयर ओन करियर पाथ, ओन विल, राइट? उसके अलावा हर फैमिली में पता है कि ये पर्सन चला जाएगा आर्मी में, है ना, मिलिट्री में जाएगा कुछ टाइम पे सर्व करने के लिए, तो बड़ी अनसर्टेनिटी है लाइफ की। मिलिट्री में कभी फाइट हो सकती है, राइट? सो दैट इज द द चैलेंज यू कैन से फॉर दिस पैक्स अकॉर्डिंग टू दिस पैक सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर आंसर देखो कैसे लिखोगे। बेनिफिट, एवरी एबल्ड बॉडीड मैन हैड अ डिफाइंड रोल गिविंग द सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्पस। पूरी सोसाइटी को पता है कि भाई सबको जाना ही जाना है, फिक्स है वो सोशल स्ट्रक्चर, राइट? नेक्स्ट, it allowed the kingdom to raise a large force quickly without costing any standing army. एक सेंट्रल आर्मी स्टैंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पूरा जो एक लार्ज फोर्स है वो इकट्ठा हो जाती है। इट क्रिएटेड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं दे आर हेल्पिंग एंड गिविंग द लेबर। नेक्स्ट, लैंड राइट्स वर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस, राइट? सो गिविंग द फार्मर सिक्योरिटी। लोगों को पता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनके पास लैंड आ ही जाएगा। क्लियर? अब आते हैं चैलेंजेस पे। चैलेंजेस क्या है? Men had to leave farming and family when called for the military or the labor duty. देखो अपनी फैमिली को छोड़ के, अगर उनकी फार्मिंग उनका एक मेन ऑक्यूपेशन है, उसको छोड़ के उनको जाना ही जाना है, राइट? तो फैमिली फिर किस पे डिपेंड होगी? जो घर में बाकी लेडीज होंगी उन पे, है ना? सो फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन वुमेन एंड ओल्डर मेंबर टू मैनेज द फार्म अलोन, राइट? सो दिस वाज द चैलेंज। नेक्स्ट, ड्यूटी कुड बी फिजिकली डिमांडिंग एंड सम टाइम डेंजरस ऑल्सो, है ना? मिलिट्री में है तो कभी डेंजरस भी हो सकती है। नेक्स्ट, इट लेफ्ट लिटिल पर्सनल फ्रीडम टू चूज वंस ऑक्यूपेशन। कोई ऑक्यूपेशन ऐसा पर्टिकुलर चूज करने का फ्रीडम वहां पर किसी के पास, किसी मैन के पास तो नहीं होगा।
क्लियर? सो दीज आर द चैलेंजेस, यू कैन राइट डाउन एनी मेन 2 चैलेंजेस हियर, ठीक है? ये वाला 1 चैलेंज में आएगा, इनमें से कोई एक, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन अगेन पेज नंबर 45. हाउ डिड द अहोम्स यूज द रिवर, हिल्स, फॉरेस्ट ऑफ असम टू देयर एडवांटेज? कैन यू थिंक ऑफ द वेज इन विच द ज्योग्राफी हेल्प देम टू बिल्ड द डिफेंस एंड फाइट वॉर्स? बेटा अहोम किंगडम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, फुल ऑफ फॉरेस्ट, रिवर है ना, वाटरफॉल्स, और वहाँ पे माउंटेन्स हैं. तो इस टाइप का अगर ज्योग्राफी किसी के पास है सो ऑब्वियसली बेनिफिट में तो है ना. इस टाइप की ज्योग्राफी हर एक को पता नहीं होती, कैसे वहाँ पे नेविगेट करना है. कितने लोग तो जंगल में गुम हो जाएंगे, राइट? सो अहोम बिकॉज दे नो देयर टेरिटरी, ऑफ कोर्स दे वर इन एडवांटेज, राइट? दे कैन गो फॉर द गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है? जिसको भी अपना पूरा टेरिटरी के बारे में पता होता है वो एम्बुश करते हैं, राइट? थोड़े से लोग जाके बड़ी सी आर्मी पे अटैक कर देते हैं. सो गुरिल्ला वॉरफेयर वो यहाँ बड़ा इजी था. क्लियर? तो आंसर बहुत इजी है, कैसे लिखेंगे वो देखो. सो रिवर से क्या होगा? ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सर्व्ड एज अ नेचुरल बैरियर फॉर द एनिमीज, है ना. इतनी बड़ी रिवर को पार करना एनिमी के लिए अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है. उसके अलावा ये लोग खुद दे वर एक्सपर्ट इन रोइंग द बोट्स, तो उनके पास ये वाला बेनिफिट भी आ गया. क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ हिल्स में. तो एलिवेटेड टेरेन गेव द अहोम्स ऑब्जर्वेशन एडवांटेज. जो भी हाइट पे होगा उसको बड़ा दूर दूर तक दिखाई देता है, तो ऑब्जर्वेशन एडवांटेज हमेशा रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ फॉरेस्ट. Dense forest made large Mughal armies difficult to navigate, right? And Ahoms used the forest to cover the guerrilla attacks. यही फॉरेस्ट मुगल आर्मी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहे थे और यही फॉरेस्ट इनको गुरिल्ला अटैक का चांस दे रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ टेरेन. सो लोकल नॉलेज अलाउड द अहोम्स टू सेट एम्बुश एंड अटैक स्ट्रेटेजिकली. वही है गुरिल्ला वाला, ठीक है? नेक्स्ट, फ्लडिंग सीजन में क्या होगा? द ब्रह्मपुत्र फ्लडिंग मेड इन्वेजन ड्यूरिंग द मॉनसून नियरली इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स. अब देखो विंडो ही कम हो गई, पूरे साल भर में आधी विंडो तो ये खत्म हो गई ना जब फ्लडिंग वाला टाइम होता है, ठीक है? सो दिस वे दे वर एट द बेनिफिट, अहोम्स वर एट बेनिफिट, ठीक है? चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 45. फिर से पेज नंबर 45. कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो गए पेज नंबर 45 के. व्हाई डू यू थिंक गुरु तेग, बेटा ये पेज नंबर 45 का नहीं है क्योंकि इससे पहले वाला अहोम में भी 45 ही पे थे हम, और ये गुरु तेग बहादुर तो काफी पेजेस के बाद है ये क्वेश्चन. प्लीज चेक आउट द पेज नंबर, राइट? क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाई डू यू थिंक गुरु तेग बहादुर endured द टॉर्चर रादर देन कन्वर्ट? व्हाई डिड ही थिंक हिज सैक्रिफाइस वुड मेक द डिफरेंस? सो 3 क्वेश्चंस आर देयर. चलो पहले वाला कवर करते हैं. बेटा गुरु तेग बहादुर 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, जिन्होंने टॉर्चर सहा था. किसने टॉर्चर किया था उनको? औरंगजेब ने. क्यों किया था? क्योंकि कश्मीरी पंडित इनके पास गए थे ना हेल्प मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मेरा रिलीजन पहले चेंज करा के देखो, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों उन्होंने इतना टॉर्चर सहा? वो सिंपली कन्वर्ट कर लेते तो बच जाते, राइट? लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो टॉर्चर सहेंगे, अगर वो नहीं कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो उससे कुछ तो डिफरेंस होगा ना. क्या होगा यही आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है, राइट? तो पहले हम आंसर देते हैं इसका. व्हाई ही एंड्योर्ड दिस मच ऑफ टॉर्चर? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल कि बाय फोर्स आप किसी फेथ चेंज नहीं कर सकते, बाय फोर्स आप रिलीजन नहीं मनवा सकते हो. सो ही वॉन्टेड टू सेट द एग्जाम्पल, राइट? अगर मान लो वो टॉर्चर से परेशान हो जाते और वो कन्वर्ट कर लेते, फिर क्या होता? तो जितने भी लोग उनको देख रहे थे, उन पे बिलीव करते थे, उनकी तो हिम्मत टूट जाती है ना. फिर वो सोचते कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, औरंगजेब अब बोल रहा था हमें करना पड़ेगा, राइट? सो ही वॉन्टेड टू सेट दैट एग्जाम्पल. Why did he think his sacrifice would make a difference? So बेटा sacrifice से क्या होगा? बाकी लोग जगेंगे, बाकी लोग और आवाज उठाएंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है? So that will make the difference. चलो इसका आंसर देखते हैं. So Guru Tegh Bahadur chose torture and death over the conversion because he believed that faith cannot be forced. पहला आंसर. Next, by refusing to convert, he proved that truth and faith are more important than survival, and his sacrifice inspired people to resist the injustice. तो बाकी लोग जो है वो और रेजिस्टेंस दिखाएंगे. क्लियर? इजी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वैल्यूज डिड द सिख गुरु एंड द खालसा एम्बॉडी? इजी है ये. क्या क्या था? इक्वलिटी, जस्टिस के लिए आवाज उठाओ, है ना, कंपैशन, दिस वर सम, सेवा, राइट? और उसके अलावा एक ओंकार. सो दीज वर सम बेसिक वैल्यूज. देखो आंसर क्या होगा? इक्वलिटी हमने पढ़ लिया, ट्रूथफुलनेस, यस. सो क्या बताया था वहां पर? ट्रूथ इज बिग लेकिन लिविंग ट्रूथफुल लाइफ इज मच बिगर,
राइट। सो ट्रूथफुल था, कंपैशन, सेवा, करेज, जस्टिस, ये कुछ बेसिक वैल्यूज थी। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपने इक्वलिटी में लिख दिया, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ट्रूथफुल में लिविंग एंड स्पीकिंग ऑनेस्टली ऑल द टाइम। कंपैशन में केयरिंग फॉर अदर्स। सेवा में सर्विंग अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग, सर्विंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग, राइट। सो दिस वे यू कैन राइट डाउन फ्यू लाइन्स फॉर ईच। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ आर दे रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। अच्छा, इसका आंसर नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखो पेज नंबर 52 का है, दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 52, ठीक है। चलो, सो हाउ आर दे रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। बेटा ये जो वैल्यूज हमने अभी देखी, सेवा, कंपैशन, जस्टिस, है ना, इक्वलिटी, ये आजकल के टाइम पर रिलेवेंट है क्या? ऑफ कोर्स है, सारे के सारे हैं, है ना। आज भी यही चीजें देखते हैं हम इनइक्वलिटी देख रहे हैं, इक्वलिटी के लिए हमेशा वॉइस उठाई जाती है ना। सो इक्वलिटी स्टिल वी आर गोइंग फाइटिंग फॉर दैट। उसके अलावा सेवा का बहुत रोल है। आज भी आप देखो किसी गुरुद्वारे में लंगर सेवा बोलते हैं, है ना। वहां पर कोई ये नहीं देखता कितना ऊंचा कितना छोटा, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और सिखिज्म में जब ये कोविड हुआ था तो बहुत बड़े स्केल पे लंगर सेवा चली थी वहां पर, राइट। सो दीज वैल्यूज आर स्टिल रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। देखो आंसर कैसे लिखोगे, दीज वैल्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड आफ्टर 400 ईयर्स। कैसे? इक्वलिटी स्टिल नीडेड, स्टिल इक्वलिटी इज नीडेड बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर आज भी देख सकते हैं हम। नेक्स्ट, सेवा इज प्रैक्टिस्ड थ्रू द सिख ट्रेडिशन इन ऑफ लंगर, आजकल भी हो रहा है। फ्री मील गिवन टू एवरीवन, रिच और पुअर, विच कंटिन्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे ऑल्सो। उसके अलावा जस्टिस, so justice and the courage are needed when we speak up against the bullying, corruption or unfair treatment of others, ठीक है। इनमें से कोई दो, इसके लिए आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो बैक एक्सरसाइज, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, compare the political strategies of Delhi Sultanate and the Mughals. What similarities and differences existed between them? बेटा दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच का डिफरेंस मैंने प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में आपको वन शॉट बताया था, है ना, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड था। यहाँ पर आपको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा हुआ है, राइट। तो उनका राइन पीरियड जो 9 ईयर एंड 27 ईयर वो हमने पढ़ लिया, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा सक्सेशन कैसा था, वायलेंट था, वो टैक्स सिस्टम कैसा था उनका, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। देखो टेबुलर फॉर्म में मैंने बना के दिया हुआ है। यहाँ पर हम पहले एस्पेक्ट देखेंगे, कौन से पॉलिटिकल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट, बेसिस ऑफ पावर। दिल्ली सल्तनत वाले हमेशा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे ही बिलीव करते थे, है ना, हमेशा मार काट यही सब। लेकिन मुगल्स में मिलिट्री प्लस डिप्लोमेसी दोनों को देखा गया, स्पेशली अकबर के टाइम पे। नेक्स्ट, सक्सेशन कैसा था? वायलेंट था। एवरेज राइन 9 ईयर, यहाँ पर ज्यादातर स्टेबल देखा गया। ऑलमोस्ट 27 ईयर अर्ली लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में कम हो गया था। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम, यहाँ पर बहुत हार्श था। जिजिया टैक्स था। आइकोनोलिज्म, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था, है ना। जितने भी मंदिर थे या फिर जो भी जैनिज्म टेम्पल थे उनको भी तोड़ दिया जाता था। यहाँ पर कैसा था? मिक्स्ड। अकबर के टाइम पे जिजिया एबॉलिश हो गया, औरंगजेब ने फिर से दोबारा रिम्पोज कर दिया, ठीक है। सो मिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम, यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टॉलरेंस कैसा था यहाँ पर? बाकी धर्मों के लोगों के लिए यूजुअली लो, राइट। यहाँ पर वेरीड था। अकबर के टाइम पे हाई था, औरंगजेब के टाइम पे लो था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कल्चरल पैट्रनेज, यानी यहाँ पर देखो बेटा, आप दिल्ली सल्तनत में आपने कौन से मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा? आपने सिर्फ एक ही पढ़ा जो फर्स्ट में, दैट इज दी कुतुब मीनार, और उसके अलावा वहां पे जो मॉस्क थी, है ना, क्या नाम था उसका? कितनों को पता है? मॉस्क का नाम क्या है? कुवैतुल इस्लाम, राइट। तो हमने यही दो पढ़े। लेकिन यहाँ पर आ जाओ अगर मुगल्स में, तो हमने हुमायूं टर्म पढ़ लिया, हमने ताजमहल देखा, हमने यहाँ पर रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा, फतेहपुर सीकरी, फिर हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव था आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ट्रांसलेशन। सो डिफरेंस, राइट। अब आ जाते हैं सिमिलैरिटीज पे। सिमिलैरिटीज क्या थी भाई? दोनों के दोनों किस पर रिलाई करते थे? प्लंडरिंग पे एंड एग्रेरियन टैक्सेस पे। सो एग्रीकल्चर पे हेवी टैक्स लगता था, क्यों? क्योंकि उनको मिलिट्री फंड चाहिए थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, बोथ फेस्ड कांस्टेंट रिबेलेंस, दोनों को ही प्रॉपर क्या मिला? रेजिस्टेंस मिला, राइट। भले ही वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स हो, रेजिस्टेंस हर इंडिया के डिफरेंट पार्ट से दोनों को ही मिला। सो दिस इज द सिमिलैरिटी। क्लियर? इजी? चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
Why did kingdoms like Vijayanagar Empire and Ahom Kingdom manage to resist conquest for longer time compared to others? What geographical, military and social factor contributed to their success? बेटा आपने देखा था पूरे चैप्टर में जो विजयनगर एम्पायर था और जो अहोम किंगडम थे उन्होंने काफी अच्छे से रेजिस्टेंस दिखाया था, राइट? और काफी टाइम तक वो इंडिपेंडेंट भी रहे। क्यों रहे? वो रीजन आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है? अब सबसे पहले ध्यान में रखो इनकी लोकेशन, राइट? जैसे दिल्ली सल्तनत है या मुगल है, उनका सेंट्रल अथॉरिटी कहाँ पे थी? दिल्ली में, नॉर्थ साइड में। और विजयनगर एम्पायर कहाँ है? साउथ में, बहुत दूर। ये अहोम कहाँ थे? ईस्ट में, अगेन बहुत दूर, है ना? तो जितना आप डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वहां पर होल्ड कम हो जाता है, राइट? सो दैट इज द प्राइम फैक्टर। उसके अलावा यू कांट डिनाई द गुड स्ट्रेटजीज ऑफ द किंग, राइट? सो यहाँ पे गुड स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। और क्या हो सकता है? अगर अहोम किंगडम को देखो तो प्रॉपर ज्योग्राफिकल एडवांटेज था उनके पास, राइट? सो यू कैन मेंशन दिस ऑल्सो। क्लियर? चलो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। विजयनगर के बारे में देखते हैं पहले। सो स्ट्रॉन्ग सदर्न लोकेशन, बहुत दूर है जो कि दिल्ली पावर बेस से, राइट? सेकेंड, peak rulers like Krishnadevaraye were brilliant military and diplomatic strategies he was having, right? So this also added up. Next, compact, well administered territory. बेटा ये कृष्णदेवराय ने ऐसा नहीं किया कि मुझे पूरे भारत पे जाके पूरा राज करना है। जो उसके आसपास के एरिया था वहां पे उसने कॉन्क्वेस्ट किया और फिर उसको संभाल के रखा। तो कॉम्पैक्ट टेरिटरी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड इकोनॉमी, है ना? पैसा जहां पर होगा वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। तो ट्रेड इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, स्पेशली विद द पोर्तुगीज फॉर हॉर्सेज, फंडेड पावरफुल मिलिट्री फॉर देम। कॉम्पैक्ट वेल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, ये दोबारा आ गया, है ना? तो इसको छोड़ देते हैं। सो दीज आर द आंसर्स फॉर विजयनगर। आ जाते हैं अहोम पे। अहोम किंगडम में क्या देखा? नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी द मेन रीजन, राइट? सो डेंस फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल है, मेड लार्ज स्केल मुगल इन्वेजन वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, पैक सिस्टम जो उनका था दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज क्रिएटिंग अ इनबिल्ट आर्मी, है ना? सो इंश्योर्ड एवरी मैन वाज ट्रेन्ड फाइटर एंड लोकल एक्सपर्ट। फिर स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिटी थी उनकी, भाई हमारे रीजन हमारा है, कोई इसमें बाहर वाला नहीं आ सकता, राइट? सो लव फॉर द अपना एरिया। एक्सीलेंट रिवर वॉरफेयर कैपेबिलिटी, है ना? खुद भी बड़े अच्छे वॉरियर थे वो। डीप नॉलेज ऑफ लोकल टेरेन एंड गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक अहोम्स का, ठीक है? बेटा कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, वही दोबारा रिपीट हो रहा है लेकिन अलग तरीके से। सो लैंग्वेज चेंज करनी बेसिकली, है ना? अगर कॉमन देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या है? सो कॉमन फैक्टर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस देखा गया। ब्रिलियंट मिलिट्री लीडरशिप, ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्योंकि बहुत दूर से थे दिल्ली से। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डिफेंस, इसके लिए तो ये कॉमन नहीं होगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डिफेंस इसके लिए होगा अहोम के लिए, ठीक है? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन यू आर अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर और कृष्णदेवराय। राइट अ लेटर टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द पॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर एंड द सोसाइटी यू आर विटनेसिंग। ओके, तो बेटा अगर आप अकबर के कोर्ट में हो तो क्या क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे सुलहकुल होता है, यहाँ पे सूफीज भी हैं, यहाँ पे हिंदू पंडित भी हैं, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं। जो अकबर हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो सबसे डिस्कस करते हैं, राइट? सो दिस वे यू कैन राइट डाउन। उसके बाद आप फतेहपुर सिकरी के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे अभी अकबर ने जो है वो जिजिया एबॉलिश कर दिया, उसका फरमान जारी किया। तो दिस वे यू कैन राइट डाउन, ठीक है? अगर कृष्णदेवराय के बारे में देखा जाए तो फिर वहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रैंड टेम्पल्स थे, आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे फ्लरिश हो रहा था, वहाँ पे पोर्तुगीज आ रहे थे, है ना? डोमिंगो पेज, याद है? तो ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी जो आपने पढ़ा। देखो मैं सैंपल बना के दे रही हूँ आपको, हियर विजयनगर वाला। सो विजयनगर 1520। डियर फ्रेंड, द सिटी ऑफ विजयनगर इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। ऑब्वियसली इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे टेम्पल थे। There are grand temples everywhere and the markets are always buzzing with the people. Our emperor Krishnadevaraya is really amazing, brave with the sword, brilliant with the pen, a lover of art and greatest of men. पोमी हो गई ये तो, है ना? लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही था। देखो वो बहुत अच्छा फाइटर भी था, यानी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी था, और खुद लिखते भी थे वो। अमुकुत माल्यादा याद होना चाहिए। ब्रिलियंट विद पेन, लवर ऑफ आर्ट, तभी इतना फ्लरिश कर रहा था वहां पे सारे आर्ट, एंड ग्रेटेस्ट ऑफ मेन, अच्छा पर्सन भी था, ठीक है? नाउ फ्यू डेज बैक अ पोर्तुगीज ट्रेडर डोमिंगो पेज विजिटेड आवर कोर्ट. Many other foreign traders keep coming here and emperor treats them very well.
द होल सिटी स्मेल्स लाइक स्पाइसेस एंड फ्लावर्स, आई फील सो लकी टू बी हेयर, विश यू वर ऑल्सो हेयर, एंड योर नेम. राइट, सो दिस इज सैम्पल. अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप अकबर के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो, अकबर के कोर्ट मेंबर बन के. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कम अकबर, अ ruthless conqueror in his young days, grew tolerant and benevolent after some years? What could have led to such change? बेटा अकबर, वो अकबर जिसने यंग एज में चित्तौड़गढ़ के किले को 5 मंथ्स के लिए सीज कर दिया था, वहां पर 30,000 लोगों को मरवा दिया जीतने के बाद भी, है ना. तो वो रूथलेस पर्सन कैसे आगे जाके इतना टॉलरेंट हो गया, इतना बेनेवोलेंट हो गया, कैसे उसने जिजिया अबॉलिश कर दिया, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अपने कोर्ट तक लेके आ गया, मैरिज अलायंस पे चला गया. राइट, सो दीज ऑल चेंजेस कैसे आए होंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने कोर्ट में डिफरेंट सूफीज को, है ना, जो हाई स्कॉलर्स थे उनको रखा था. तो वो बड़ा इंटेलेक्चुअल था, वो हमेशा क्यूरियस यानी जानने की कोशिश करता था नई नई चीजों को, है ना, दो ही वॉज इलिटरेट. सो दैट मस्ट हैव लेड टू हिज थिंकिंग प्रोसेस. राइट, उसके अलावा ये जो इसका मैरिज अलायंस था, दैट वाज अ बेंचमार्क, है ना. जोधा से जो इनका मैरिज अलायंस हुआ था, दैट वाज अ बेंचमार्क, क्योंकि जोधा का काफी इफेक्ट पड़ा था इन पे, ऐसा सुना जाता है. राइट, उसके अलावा ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी जबरदस्ती हम पावर नहीं ले सकते, है ना, तो हमें कंसेंट भी लेना पड़ेगा. पढ़ लिया हमने ये. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट डाउन हियर. ठीक है, आंसर सेवरल फैक्टर हैं. पहला है एजुकेशन थ्रू द स्कॉलर्स, बताया था मैंने, सूफी स्कॉलर जो भी उनके कोर्ट में थे. दो इलिटरेट, अकबर वॉज इंटेलेक्चुअली क्यूरियस एंड कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय द फिलोसफर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हु ब्रॉडेंड हिज थिंकिंग. ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल गवर्नेंस. ही अंडरस्टूड दैट रूलिंग अ वास्ट एंड डाइवर्स एम्पायर is possible only through the stability with the tolerance, not by force. Next, influence of Sufi thoughts. वो सूफी थॉट्स जो भी सुनता था, that emphasize that inner devotion over the external enforcement. Right? Next, marriage alliance, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. His Rajput wives and other family exposed to him different traditions within his own household. राइट, एंड नेक्स्ट एज एंड एक्सपीरियंस नाम की भी तो चीज होती है ना. सो ही हैड सीन द कॉस्ट ऑफ ब्रूटिलिटी एंड चोज द डिफरेंट पाथ. ठीक है, सो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको इजी लग रहे हैं एनी 3 or 4 राइट दोज. ठीक है, चल मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द विजयनगर एम्पायर हैड वॉन द बैटल ऑफ तालिकोट. तालिकोट किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? रामाराया, जो कृष्णदेवराय के सन इन लॉ थे और जो फ्रेगमेंटेड पीस थे बहमानी सल्तनत के. राइट, तो डेक्कन पावर एक साथ आ गई थी, उनके बीच में ये फाइट हुई थी. और कब हुई थी? कब हुई थी? दिस वाज 1500. कौन बताएगा? 1500. दिस इज 65. 1565 में हुई थी. राइट, सो इमेजिन एंड डिस्क्राइब हाउ इट कुड हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया. बेटा विजयनगर एम्पायर उस टाइम पे अगर नहीं हारा होता तो वैसे ही वो इतना स्ट्रांग था, आगे जाके ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ती रहती, है ना. और हो सकता है सदर्न साइड स्पेशली सदर्न साइड में जितना भी ये दिल्ली सल्तनत आने का कोशिश कर रहा था वो नहीं आ पाता. राइट, उसके आगे हम जो ये दिल्ली सल्तनत नहीं, बहमानी सल्तनत के जितने फ्रेगमेंटेड पीस देखे थे वो शायद वहां से खत्म हो जाते, है ना. ये विजयनगर एम्पायर खुद उसको ले लेता. क्लियर? सो दीज वर सम ऑफ द चेंज माइट हैव हैपेंड. आंसर देखो. Had Vijayanagar Empire won at Talikot, several possibilities emerged. First one, the Deccan Sultanate, जो 5 fragmented piece, would have been severely weakened and possibly absorbed or becoming the tributaries of Vijayanagar Empire itself. Right? Next, Southern India might have remained a powerful independent bloc throughout. हमेशा वो independent bloc ही रहता. Next, Vijayanagar would likely have expanded northward, possibly checking the Mughal southern expansion. So Mughals को वो further south में नहीं आने देते, उल्टा ये खुद आगे को थोड़ा सा अपनी टेरिटरी को बढ़ाते. Right? Next, the capital Hampi would have continued to flourish as one of the world's greatest city. Great तो थी, वैसे ही वो रोम से कंपेयर हो चुका था उसका कंपैरिजन, लेकिन और अच्छी हो जाती. राइट, संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ ये लिटरेचर वहां पे फ्लरिश हो रहे थे ना, तो ये कंटिन्यू होते ग्रो करना, है ना. सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स. अगेन सारे मत लिखो, जस्ट राइट डाउन 3 or 4 इनफ. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
Many values promoted by early Sikhism, including equality, seva, and justice, remain relevant today. Select one of these values and discuss how it remains relevant in contemporary society. बेटा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जहाँ पे हमने जो सिखिज्म की वैल्यूज हैं, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ये इक्वालिटी, सेवा, जस्टिस, इसके बारे में बात कर ली है. लेकिन यहाँ पर आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, फिर डिटेल में उसको डिस्कस करना है कि कैसे वो आजकल की सोसाइटी में भी वैलिड है. राइट, तो इजी है. सेवा आप ले सकते हो, इक्वालिटी ले सकते हो, जस्टिस ले सकते हो. यहाँ पे देखो मैंने एक को डिटेल में बताया हुआ है. जस्टिस, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ ओन्स लाइफ. राइट, अब देखो दिस वैल्यू इज वेरी मच रिलेवेंट टुडे ऑल्सो, बिकॉज इनजस्टिस कितना सारा होता है ना, जस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई जाती है. सो इवन टुडे पीपल फेस इनजस्टिस बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. नाउ जस्ट लाइक गुरु स्टूड अप for others, we must speak up against the unfair treatment of anyone around us. हमेशा बोलते हैं ना, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, आजकल ही बोलते हैं. So it is valid for contemporary society also. ठीक है, आगे true justice means protecting everyone equally, not just people of your own. Right? Justice कब होता है? जब हम सबका प्रोटेक्शन करें, यानी कि सिर्फ अपनी फैमिली का. जहां पर अपना अपना हो गया वहां पर फिर जस्टिस नहीं हो सकता. राइट, नेक्स्ट, the Sikh gurus taught us that strong society is built when every person stood up for others' rights also. ठीक है, so easy way of writing on one. अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप सेवा पे भी लिख सकते हो. सेवा भी बहुत ईजी है ना. आप वहाँ पर लंगर का एग्जाम्पल दे सकते हो. कोविड टाइम पे जो लंगर फैसिलिटी उन्होंने दी थी उसका एग्जाम्पल ले सकते हो. क्लियर, चलो चलते हैं आगे. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इमेजिन यू आर अ ट्रेडर इन द पोर्ट ऑफ सूरत, कैलिकट, हुगली. Describe the scene you see as regards good people you trade with, movement of the ship, etc. Okay, बेटा पहले के टाइम, वही एंशियंट टाइम में, मान लो आप एक ट्रेडर हो, राइट, एंड यू आर एट एनी वन ऑफ द पोर्ट. तो आपको क्या सीन दिख रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है सोच के. अब बताओ क्या डिस्क्राइब कर सकते हो आप. बेटा उस टाइम पे आपको ये ध्यान में देना है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता था. इंडिया बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का, कॉटन का एक्सपोर्ट करता था. सिल्क आता था चाइना से, है ना. उसके अलावा पोर्तुगीज़ आ रहे थे, राइट, वो भी बड़े बड़े हॉर्स लेके भी आ रहे थे. तो इसका मतलब कई सारे शिप मूवमेंट कंटिन्यूस होते होंगे वहाँ पर, है ना. और जहाँ पर स्पाइसेस हैं तो ऐसे लिख सकते हो कि द एयर स्मेल्स लाइक स्पाइसेस, है ना. ये एक बड़ा कैची सा वर्ड हो जाता है. सो देखो आंसर कैसे लिखोगे. आई एम अ क्लॉथ मर्चेंट, मान लो एक मर्चेंट मान लिया आपने खुद को कोई. तो आई एम अ क्लॉथ मर्चेंट इन द बिजी पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ सूरत. नाउ द पोर्ट ऑफ सूरत नेवर स्लीप्स. यहाँ पर कंटिन्यूस शिप आते जाते रहते हैं. Every morning, large ships from Arabia, Persia, and Portugal arrives at the docks. The air smells of spices, cotton, and sea water. Now, Indian textile, spices, and jewelry are exported. ये पता होना चाहिए बेटा एक्सपोर्ट क्या होता है. Indian textile यानी cotton, spices, jewelry are exported to the foreign lands. In return, merchants bring horses, silk, and metals. Clear? Next. I see people from different countries. भाई इतने सारे लोगों से अगर आपका ट्रेड हो रहा है तो वो लोग भी तो आएंगे. So you will see the people from different countries. यहाँ people के बारे में लिखने के लिए बोला भी हुआ है ना. तो that's why. So I see people from different countries walking around, speaking different language and trading peacefully. Clear? Next, local merchants sit with their account books issuing hundis to transfer money safely. ये वर्ड देखो लिख दोगे तो एडिशनल मार्क्स. अब 5 में से 6 नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं कटने होंगे तो वो नहीं कटेगी मैम. ठीक है, सो हुंडी यहाँ पे लिख लो. हुंडी इज वाज द एंशियंट प्रीकर्सर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, आप बता सकते हो, है ना. जहाँ पर रिटर्न एक डॉक्यूमेंट मिलता था, दूसरी स्टेट पे लेके जाओ, दूसरी जगह लेके जाओ तो आपको पैसे मिलते थे. राइट, सो यहाँ पे लोकल मर्चेंट सिट विद देयर अकाउंट बुक्स इशूइंग हुंडीज टू ट्रांसफर द मनी सेफली. द मार्केट्स आर कलरफुल एंड नॉइजी. सूरत ट्रूली फील्स लाइक अ गेटवे ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर, सिंपल आंसर है. रटो मत, सोचो कि अगर आप वहां पे एक्चुअल में बैठे होगे तो क्या क्या दिखेगा आपको, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड. ठीक है, चलो. सो विद दिस वी आर डन विद दिस ऑल क्वेश्चंस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेकिन अभी भी बेटा वन शॉट और इन क्वेश्चन आंसर के बाद भी कोई डाउट रह गया है, कीप कमेंटिंग, आई विल आंसर देयर. ठीक है, चलो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.